नमस्कार, मैं जैनुलुद्दीन शेख जिलानी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन। आज का मेरा व्याख्यान बीकॉम थर्ड ईयर के पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस पर है। इस व्याख्यान के अंतर्गत मेरे द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि भारत में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है। इसके पश्चात आयकर क्या होता है, आयकर के अर्थ को हम लोग समझेंगे। आयकर की मुख्य विशेषताओं को देखा जाएगा। इसके पश्चात कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में आयकर की क्या दरें प्रचलित हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। इसके पश्चात भारत में आयकर का क्या इतिहास रहा है, इसे भी हमारे द्वारा देखा जाएगा। आयकर में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इस पर चर्चा करेंगे और अंत में हम लोग देखेंगे कि आयकर में आय के कौन-कौन से शीर्षक बनाए गए। तो आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भारत में जो टैक्स स्ट्रक्चर है उस पर चर्चा करते हैं। इंडिया में जो टैक्सेस का स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें दो तरीके के टैक्सेस रखे गए हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर एक ऐसी कर व्यवस्था है जिसमें कर का आरोपण जिस व्यक्ति पर किया जाता है, कर का भार भी उसी पर होता है। कर का आरोपण मतलब इम्पोजिशन ऑफ टैक्स और कर का भार मतलब बर्डन ऑफ टैक्स। मतलब कहने का आशय ये हुआ कि डायरेक्ट टैक्स में इम्पोजिशन ऑफ टैक्स और बर्डन ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कर का आरोपण किसी एक व्यक्ति पर होता है और कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। अगर हम लोग उदाहरण के लिए देखें तो डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स जो हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस के ही एग्जांपल्स हैं। इन सभी करों में कर का आरोपण सरकार द्वारा जिस पर किया जाता है, कर का भार भी उसी पर पड़ता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स हैं। और इन सभी टैक्सेस में कर का आरोपण मतलब इम्पोजिशन ऑफ टैक्स जो होता है वो व्यापारी पर होता है, जबकि कर का भार मतलब बर्डन ऑफ टैक्स जो होता है वो ग्राहक पर या कस्टमर पर होता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भारत में टैक्स स्ट्रक्चर को दो भागों में विभाजित किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम लोग जो है इनकम टैक्स का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट टैक्स का ही एक एग्जाम्पल है। इनकम टैक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए अगर हम लोग देखें, इनकम टैक्स इन इंडिया इज ए टैक्स पेड बाय इंडिविजुअल्स और एंटिटीज डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स ऑफ अर्निंग और गेन्स ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब आयकर से आशय एक ऐसे कर से है जो कि करदाता की वर्ष भर में कमाई गई कर योग्य आय पर कुछ निर्धारित दरों से केंद्र सरकार द्वारा यह कर लगाया जाता है। तो एक व्यक्ति एक वर्ष में 12 माह की अवधि में जो भी आय अर्जित करता है, उस अर्जित आय पर एक निर्धारित दर से केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है, उसे हम आयकर कहते हैं। आयकर की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो प्रमुख रूप से आयकर की विशेषताएं हमारे सामने हैं। सबसे पहला बिंदु है, ये एक केंद्रीय कर है। ये एक केंद्रीय कर है मतलब केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा ही इस कर को वसूल किया जाता है। दूसरी विशेषता इसकी है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। मतलब आयकर जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। जिस व्यक्ति पर यह कर इम्पोज किया जाता है, उसी व्यक्ति से उसी व्यक्ति पे इस कर का बर्डन भी होता है। मतलब इम्पोजिशन ऑफ टैक्स और बर्डन ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है। तीसरा बिंदु है कर योग्य आय पर कर। मतलब आयकर जो है वो कर योग्य आय पर लगाया जाता है। एक निर्धारित सीमा तक आय कर मुक्त होती है, उसके पश्चात शेष कर योग्य आय पर इस कर को लगाया जाता है। चौथी विशेषता इसकी कर मुक्त सीमा है। मतलब आयकर में एक
निर्धारित सीमा तक आय कर मुक्त होती है। सामान्यतः अभी वर्तमान में 2,50,000 तक की एक सामान्य करदाता की आय कर मुक्त है। पांचवा बिंदु है प्रगतिशील कर की दरें। इसका मतलब ये हुआ कि आयकर में जो कर का आरोपण किया जाता है वो अलग अलग दरों से किया जाता है, और जिस प्रकार से आय बढ़ती जाती है एक करदाता की, तो कर की दरें भी उसके साथ बढ़ती जाती है। इसे ही प्रगतिशील कर की दरें या प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स कहते हैं। छठा बिंदु इसमें है सरचार्ज या अधिभार। तो सरचार्ज या अधिभार का आशय होता है कि आयकर में आय पर आयकर की गणना करने के पश्चात उस आयकर के ऊपर जो है 10% या 15% की दर से सरचार्ज लगाया जाता है। सातवां बिंदु है स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर या मेडिकल एंड एजुकेशन सेस। तो किसी भी आय पर आयकर की गणना करने के पश्चात उस आयकर पर 10 या 15% से सरचार्ज कैलकुलेट करते हैं। उस सरचार्ज को आयकर में जोड़ने के पश्चात कुल आयकर के ऊपर 4% की दर से जो उपकर लगाया जाता है उसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर या मेडिकल एंड एजुकेशन सेस कहा जाता है। आयकर का क्षेत्र बहुत विस्तृत और ब्रॉड है। आयकर के अंतर्गत जो है व्यक्ति, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, सोसाइटी हो, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन्स हो, ये सारे आयकर के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये प्रमुख विशेषताएं थी आयकर की जो आपके सामने है। नेक्स्ट, वर्तमान में जो कर निर्धारण वर्ष चल रहा है 2020-2021 के अनुसार जो आयकर की दरें अभी प्रचलित हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आयकर की दरों के अंतर्गत सबसे पहले करदाता को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी होती है नॉर्मल पर्सन या सामान्य करदाता। नॉर्मल पर्सन या सामान्य करदाता के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जिसकी आयु 60 वर्ष से कम हो, और जो व्यक्ति 60 वर्ष से कम आयु का होगा वह सामान्य करदाता कहलाएगा। और सामान्य करदाता को आयकर जो लगेगा वो निम्नलिखित स्लेब वाइज लगेगा। सबसे पहले उसकी फर्स्ट 2,50,000 की इनकम पर कर नील होगा। इसके पश्चात अगले 2,50,000 पर 5% की दर से कर का आरोपण किया जाएगा। फिर अगले 5 लाख पर 20% की दर से कर लगेगा, और 10 लाख से अधिक के आय पर 30% से कर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से सामान्य करदाता के लिए जो आयकर की स्लैब्स बनाई गई हैं वो स्लैब्स आपके सामने हैं। इसके बाद अगला कैटेगरी होता है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन में ऐसे करदाता आते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से तो अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है। तो 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु वर्ग के करदाता सीनियर सिटीजन माने जाते हैं। और एक सीनियर सिटीजन की पहली 3 लाख की आय कर मुक्त होती है। पहली 3 लाख की आय कर मुक्त है। उसके बाद अगली 2 लाख की आय पर 5% से कर लगता है। फिर अगले 5 लाख पर 20% कर लगता है, और 10 लाख से अधिक की आय पर 30% से कर का आरोपण किया जाता है। इसके बाद में होते हैं अति वरिष्ठ करदाता या सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन में वो करदाता आते हैं जो 80 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं, और ऐसे करदाताओं की पहले 5 लाख तक की इनकम कर मुक्त होती है। फिर अगले 5 लाख पर 20% से कर लगाया जाता है, और 10 लाख से अधिक की आय पर 30% से कर का आरोपण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कर का आरोपण करने के लिए करदाताओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: नॉर्मल पर्सन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। ये इनकम टैक्स की दरें हो गई। इनकम टैक्स की दरों के पश्चात कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे जो आपके सामने हैं। इस एडिशनल कंपोनेंट में एक तो सरचार्ज लगाया जाता है, और ये सरचार्ज इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद लगाया जाता है। और ये किस तरीके से लगाया जाएगा? इनकम इज 50 लैक्स बिटवीन 1 करोड़। मतलब ऐसे करदाता जिनकी आय 50 लाख से ज्यादा है परंतु 1 करोड़ से कम है, उन्हें 10% से सरचार्ज देना होता है। और ऐसे करदाता जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक है उन्हें 15% की दर से सरचार्ज देना होता है।
और जो करदाता 50 लाख से कम आय वर्ग के हैं, उन्हें किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं देना होता है। इस सरचार्ज की गणना जो आयकर हमारे द्वारा कैलकुलेट किया गया है, उसी पर 10% या 15% से की जाती है और आयकर में सरचार्ज को जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात एडिशनल कंपोनेंट में सेकंड पॉइंट है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% की दर से जो टैक्स हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं और सरचार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो इनकम टैक्स और सरचार्ज के टोटल पर 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है। तो ये इनकम टैक्स की रेट्स हो गई जो कि असेसमेंट ईयर 2020-2021 के लिए प्रचलित है। अब अगर हम लोग आयकर के इतिहास की बात करें, तो सर्वप्रथम देखें कि आयकर लगना कहाँ से प्रारंभ हुआ। इन इंडिया दिस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860। मतलब 1860 में सर्वप्रथम ये आयकर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था बाय सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया था इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द मिलिट्री म्यूटिनी ऑफ 1857। 1857 में जो मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया था, उस विद्रोह के कारण अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था और उसी आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में दंडात्मक रूप से यह कर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया था, जो कि सर्वप्रथम 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया। इसके पश्चात आयकर अधिनियम, आयकर को संचालित, आयकर को चलाने के लिए आयकर अधिनियम बनाए गए। आयकर अधिनियम सर्वप्रथम 1860 में बनाया गया, उसके बाद में 1886 में आया, फिर एक आयकर उपयोग अधिनियम 1918 में आया, जिसका संशोधन करके आयकर अधिनियम 1922 लाया गया, फिर आयकर संशोधन अधिनियम आया 1939 और अंत में सारे समस्त संशोधनों के पश्चात आयकर अधिनियम 1961 बनाया गया, जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है और हम आयकर का जो अधिनियम पढ़ेंगे वो 1961 1961 ही पढ़ेंगे। तो आज का जो आज के व्याख्यान का प्रथम भाग यहीं पे समाप्त होता है। द्वितीय भाग में आगे के बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। ओके, थैंक्स।